क्या आपको पता है कि एक समय पर धरती पर केवल 600 लोग ही जिंदा बचे थे और इंसानियत विलुप्ति की कगार पर आ गई थी। इंसानों की इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें इंसान लगभग खत्म हो गए थे। जिस तरह से प्रकृति ने पत्थर के एक बड़े टुकड़े को आसमान से भेजकर डायनासोरों जैसे विशालकाय जीवों को खत्म किया था, वैसे ही उसने इंसानों को भी धरती से कई बार नष्ट करने के प्रयास किए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंसानों की नस्ल को ही हिलाकर रख दिया था और इंसान विलुप्ति की कगार पर आ गए थे। इन आपदाओं के बाद इंसानी प्रजाति के केवल कुछ ही लोग जिंदा बच पाए थे और इन्हीं लोगों ने हमारी नस्ल को आगे बढ़ाया था। तो महाविलुप्ति वाली उन घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आइस एज। आज से करीब 1,95,000 साल पहले हमारी दुनिया कुछ बेहद ही अलग तरह के वातावरण में थी। अचानक ही पूरी दुनिया में तापमान हद से ज्यादा गिरने लगा। ठंडी के मौसम में तो जमकर ठंडी थी ही, पर गर्मी के मौसम में भी ठंडी का प्रकोप दिखने लगा। जगह जगह मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स कई फीट ऊंचे हो गए। इस एज को ऑफिशियली मरीन आइसोटोप स्टेज 6 कहा गया है और अनऑफिशियली ग्लेशियल स्टेज कहा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस समय में रहने वाले इंसानों की पॉपुलेशन मात्र 600 तक जा पहुंची थी। ये बचे कुचे इंसान बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे। अफ्रीका में रहने वाले बहुत से ह्यूमंस ने तो एक दूसरे से अलग होकर रहने का फैसला कर लिया। ये फैसला उन्होंने मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर लिया था। उनके प्राकृतिक निवास नष्ट हो रहे थे, दिन प्रतिदिन खाना कम होता जा रहा था। इसलिए उस वक्त में इंसानों ने फैसला लिया कि हम अलग अलग जाकर रहेंगे और अपने लिए खाना ढूंढेंगे। अब इन ग्रुप्स में जो इंसान बच गए थे वो बेहद ही भाग्यशाली और होशियार थे। बहुत से ह्यूमंस जो उस वक्त में बच गए थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के समुद्र किनारे रहना सीख लिया। ये जगह उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। यहाँ पेड़ पौधों की बहुत अच्छी उपज थी। यहाँ मौजूद पानी दूसरी जगहों जैसा ठंडा नहीं था, इसीलिए यहाँ समुद्री जीवन जैसे कि शेल फिश मौजूद थे। इन्हीं चीजों को खाकर हमारे पूर्वज इस समय में जिंदा रह पाए थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये पीरियड हमारी ह्यूमैनिटी पर काफी भारी पड़ा था। लाखों करोड़ों ह्यूमन पॉपुलेशन एक ही बार में खत्म हो गई थी। हमें फिर से मध्यम पॉपुलेशन तक पहुंचने में बहुत समय लग गया था। ये आइस एज का वो भयानक दौर था जिसमें दुनिया भर की प्रकृति बस देखते ही देखते खत्म हो गई थी। पर जैसे तैसे इंसानों ने इस आपदा को सहन किया और इंसानों की नस्ल को आगे बढ़ाया। टोबा सुपर वोल्केनो। पृथ्वी पर दूसरी ऐसी त्रासदी टोबा सुपर वोल्केनो के रूप में आई थी। करीब 70,000 साल पहले इंसानों की नस्ल अपने सबसे बेस्ट वर्जन में पहुंच गई थी। हमारा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि तब से लेकर अब तक हमारे दिमाग में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। यानी कि उस वक्त में जिस दिमाग का इस्तेमाल करके हमने पत्थरों के हथियार बनाए थे, बिल्कुल उसी ब्रेन का इस्तेमाल करके आज हमने रॉकेट्स और एरोप्लेन्स बनाए हैं। इंसान अफ्रीका से बहुत दूर निकल आए थे और दुनिया के कोने कोने में जाकर बस रहे थे। उस समय में लकड़ी से बने हुए भाले और पत्थर से बने हुए हथियार इंसानों के जरूरी औजार थे। बहुत जल्द ही हम पहिए का भी आविष्कार करने वाले थे, लेकिन इंडोनेशिया के एक सुपर वोल्केनो ने इन सभी आविष्कारों को बेमतलब कर दिया। करीब करीब 70,000 BC के वक्त में टोबा सुपर वोल्केनो विशालकाय रूप से फट गया। मैं आपको बता दूं कि आज तक के इंसानी इतिहास में इससे बड़ा सुपर वोल्केनो एक्सप्लोजन रिकॉर्ड नहीं किया गया है। इस वोल्केनो के फटने के करीब 1700 क्यूबिक माइल्स के वेपराइज्ड पत्थर हवा में उछल गए थे, जिसकी वजह से राख की एक मोटी परत ने पूरी धरती को ढक लिया था। पूरा साउथ पैसिफिक का एरिया राख से ढक गया था। केवल कुछ ही दिनों में इस राख ने पेड़ पौधों की जान निचोड़ ली। इसके साथ ही इसने पानी को भी जहर बना दिया। इस जगह पर रहने वाले इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन था। ये इतनी बड़ी त्रासदी थी कि पूरी दुनिया में इसका असर दिखने लगा। धमाके की वजह से बहुत सारी गैसें और मलबा हवा में चला गया। ये इतना ज्यादा था कि उसने सूर्य की रोशनी तक को धरती पर आने से रोक लिया। इस वजह से धरती का एवरेज टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक कम हो गया। ठंडी अचानक बढ़ गई और ये तो मैं नॉर्मल जगहों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह ऐसी थीं जहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। बहुत सालों तक धरती पर यही नॉर्मल टेम्परेचर बन गया था। पेड़ पौधों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी और इस इवेंट ने जरूर ही आइस एज को जन्म दे दिया था। जो लोग दुनिया के दूसरे कोनों में रह रहे थे वो भी इससे नहीं बच पाए। वहां पर एसिड रेन होने लगी
जिसकी वजह से वहां पर पानी जहरीला बन गया। तापमान के अचानक गिर जाने से उन जानवरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था जो अपना घर बदलते रहते थे। ये जानवर रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधों से अपना पेट भरते थे। बहुत दूर तक चलने के बाद भी इन्हें खाना नहीं मिला और वो भूख की वजह से मरने लगे। वोल्केनो से निकले लावा और मलबे से डायरेक्टली तो कम इंसान मरे थे, लेकिन इसके बाद जो इसने वातावरण पर असर किया था उसने लाखों लोगों की जान ले ली। एक खोज कहती है कि सब कुछ सेटल होने के बाद केवल 1000 हेल्दी इंसान ही धरती पर बच पाए थे। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि सिर्फ 40 इंसान पूरी दुनिया में जिंदा बचे थे। वैज्ञानिकों ने हमारे जेनेटिक रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, इसीलिए वो एक बात तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस समय में टोबा सुपर वोल्केनो फटा था उस वक्त में इंसानों की पॉपुलेशन हद से ज्यादा कम हो गई थी। कहा जाता है कि टोबा धमाके की वजह से इंसानों की अलग अलग स्पीसीज खत्म हुई थी। आज के समय में केवल एक ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट एप जिंदा बचे हैं और वो हैं होमो सेपियंस। टोबा धमाके ने केवल इंसानों की पॉपुलेशन को ही कम नहीं किया था, बल्कि इसने हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को भी कई हजार साल पीछे कर दिया था। अगर उस वक्त में ये वोल्केनो नहीं फटा होता तो शायद आज हम उस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में जी रहे होते जो आप साइंस फिक्शनल मूवीज में देखते हो। अगर टोबा धमाका नहीं हुआ होता तो आज हमारे बीच अलग अलग तरह के इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीसीज रह रहे होते। हाँ, हो सकता है कि आज हमारे बीच जो भेदभाव और लड़ाइयाँ हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती, तो कहीं न कहीं टोबा सुपर वोल्केनो का फटना सही ही था। इवेंट एक्स। आज के मॉडर्न इंसान कुछ हजार साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो एक समय ऐसा था जब ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस हमारे अंदर नहीं होने वाला था। साल 2009 की एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने डीएनए को पढ़ना शुरू किया, जिसकी मदद से इंसानों के इतिहास को जाना जा सके। वैज्ञानिक इन डीएनए के टुकड़ों की मदद से हमारे जेनेटिक भूतकाल का पता लगा सकते हैं और जो जानकारी उन्हें मिली वो बेहद ही चौंका देने वाली थी। करीब 1.2 मिलियन साल पहले हमारी स्पीसी होमोजीनस के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। होमोजीनस और उसके साथी प्रजाति के स्पीसीज बहुत ही कम पॉपुलेशन से जूझ रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त में पूरी धरती पर केवल कुछ हजार इंसान ही जिंदा थे। अब सवाल ये आता है कि जब हमारी स्पीसी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल और स्मार्ट थी तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई। बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में हमें 1.2 मिलियन साल पुराने स्टोन टूल्स मिले हैं और तो और हमें ये भी सबूत मिले हैं कि हमारे पूर्वज अफ्रीका और यूरेशिया के अलग अलग हिस्सों में रहा करते थे। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 अहम थ्योरीज दी हैं। पहली और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि 1.2 मिलियन साल पहले एक रहस्यमय इवेंट एक्स हुआ था जिसने इंसानों को धरती से लगभग नष्ट कर दिया था। अब ये थ्योरी केवल महज एक थ्योरी इसलिए है क्योंकि हमें अभी तक ऐसी किसी भी त्रासदी के सबूत नहीं मिले हैं। हमें नहीं पता कि उस समय में कोई सुपर वोल्केनो फटा था या फिर आइस एज आई थी। सच कहूँ तो इन चीजों के होने के सबूत ही हमें नहीं मिले हैं। तो अब वो कौन सी चीज थी जो केवल होमोजीनस की पॉपुलेशन को टारगेट कर रही थी और हमें नष्ट करते जा रही थी। वैज्ञानिकों की दूसरी थ्योरी कहती है कि किसी तरह का इवेंट एक्स हुआ ही नहीं था। हमें जो लग रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन उस वक्त में बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी, वो असल में उस वक्त की एवरेज पॉपुलेशन हुआ करती थी। इस थ्योरी से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं कि उस जमाने के इंसान इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो दूसरे बड़े जानवरों से लड़ने में सक्षम नहीं थे। उस वक्त में प्रकृति के पास बहुत अच्छा मौका था हमें पूरी तरह से खत्म कर देने का, लेकिन उसने अपना ये चेंज मिस कर दिया। अब इंटरनेट पर इवेंट एक्स की थ्योरीज बहुत जोर शोर से डिस्कस की जाती हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उस समय में सच में एक रहस्यमय इवेंट एक्स हुआ था जो केवल होमोजीनस की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा था। इसकी वजह एलियंस से लेकर बड़े बड़े खतरनाक जानवरों तक दी जाती है, लेकिन सच यही है कि ऐसी किसी भी त्रासदी का हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। द ब्लैक डेथ। साल 1300 के समय में दुनिया एक ऐसी चीज से गुजरी थी जो कभी पहले नहीं देखी गई थी। इसकी शुरुआत अक्टूबर साल 1347 में हुई जब ब्लैक सी में ट्रेवल कर रहे 12 शिप्स मैसीना के सिसिलियन बंदरगाह में आए। उस जगह पर रहने वाले लोकल लोगों ने जब शिप पर रहने वाले लोगों की हालत देखी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। शिप पर रहने वाले ज्यादातर लोग मर चुके थे और जो लोग जिंदा भी थे उनके पूरे शरीर पर काले बड़े बड़े फोड़े बने हुए थे। इन फोड़ों में से खून और पस निकल रहा था। सिसिलियन में रहने वाले ऑफिशियल्स ने तुरंत उन शिप्स से वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी।
ये खतरनाक बीमारी तेजी से फैलती थी और तुरंत ही इसने लोकल पॉपुलेशन को अपने चंगुल में ले लिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक डेथ नाम की ये बीमारी शिप पर मौजूद चूहों की वजह से पैदा हुई थी। आने वाले 5 सालों में इस बीमारी ने केवल यूरोप में लाखों लोगों को मार दिया और 1/3 पॉपुलेशन एक झटके में ही खत्म हो गई। इंसानों को पता नहीं था कि कैसे महामारी फैलती है और उससे कैसे बचा जा सकता था। जिस भी इंसान को ब्लैक डेथ हो रहा था वो मरने से पहले 20 और लोगों को ये बीमारी देते जा रहा था। ब्लैक डेथ का कोई भी इलाज नहीं था। उस जमाने में बहुत से खतरनाक इलाजों का आइडिया निकाला गया, लेकिन उल्टा ठीक होने की बजाय लोग इसकी वजह से ज्यादा बुरी तरह से मरने लगे। उस वक्त में किसी भी जर्म्स के बारे में नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे फैलते हैं या कैसे उन्हें फैलने से रोका जा सकता है। हालात इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इंसानों को लगने लगा कि ये ईश्वर का प्रकोप है जो महामारी बनकर उन पर गिर रहा है। दुनिया की करीब आधी पॉपुलेशन ब्लैक डेथ की वजह से खत्म हो गई थी। एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो लगभग 75 लाख से 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। धीरे धीरे इंसानों को साफ सुथरा रहने के फायदे पता चलने लगे। स्वास्थ्य संबंधी चीजों को ध्यान में रखकर इंसान अपने आप को और अपने आसपास की जगहों को क्लीन करने लगे। देखा जाए तो ब्लैक डेथ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वो चाहे तो आज भी वापस आ सकता है, लेकिन 14वीं सदी के बाद से ये महामारी वापस कहीं भी नहीं आई है। उस जमाने की सबसे अच्छी बात ये थी कि उस जमाने में महामारियां एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से ट्रेवल नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उस समय में दूसरे देशों में जाने का केवल एक ही रास्ता था और वो था समुद्र का रास्ता, और उसमें भी कई सालों का समय लग जाता था। आज के समय में अगर ब्लैक डेथ जैसी बीमारी आ जाए तो हम कोविड-19 के एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं कि ये कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाएगी। न्यूक्लियर वॉर 1995। नॉर्वेजिया में रहने वाले लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को लगभग खत्म ही कर दिया था। साल 1995 में कोल्ड वॉर को ऑफिशियली खत्म हुए 4 साल हो गए थे। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच के रिश्ते सुधर रहे थे। करीब 40 सालों तक न्यूक्लियर वॉर के होने का खतरा सभी देशों पर मंडरा रहा था। बहुत से साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि इस डर की वजह से इंसानों के ब्रेन में परमानेंट चेंज आ गया था, लेकिन ये सब अब खत्म हो चुका था। लेकिन फिर अचानक ही 25 जनवरी 1995 में इंसानों का अंत सामने दिखने लगा। सुबह होने से ठीक पहले नॉर्वे के एंडोया रॉकेट रेंज से एक रॉकेट ने उड़ान भरी। ये रॉकेट किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था, बल्कि ये तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ा गया था। ये एक्सपेरिमेंट नॉर्वेजिया और अमेरिका के वैज्ञानिक मिलकर कर रहे थे। नॉर्वे ने पहले ही रसिया को इस रॉकेट लॉन्च के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से ये इन्फॉर्मेशन रसिया के ऑफिशियल्स तक पहुंची ही नहीं। रॉकेट के लॉन्च होने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही रसिया के लॉन्ग रेंज रेडार ने उसे पकड़ लिया और रसिया की आर्मी के अंदर उनका सबसे बड़ा डर पैदा हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि अमेरिका ने रसिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर दिया है। रसिया ने ऐसी सिचुएशन के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उनके मुताबिक अमेरिका सबसे पहला रॉकेट अपने सबमरीन से सीधा उनके रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम पर छोड़ेगा। एक बार वो खत्म हो गए तो उसके बाद कुछ मिनटों के अंदर ही अमेरिका मिसाइल्स की सेना को पूरे रसिया पर लॉन्च कर देगा और रसिया इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। पूरी की पूरी रसिया की सिविलाइजेशन सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। उस वक्त में रसिया के पास ऐसा कोई रेडार नहीं था जो रॉकेट के साइज को एक्यूरेटली बता सके, वरना उन्हें पता चल जाता कि ये कौन से टाइप का मिसाइल है। रसिया के रेडार्स केवल स्पीड और ट्रेजेक्टरी को ही पहचान सकते थे और उनके कंप्यूटर्स ने सभी डेटा की मदद से यही निष्कर्ष निकाला कि यूएस उन पर हमला कर रहा है। नॉर्वे में इस हार्मलेस साइंटिफिक रॉकेट के लॉन्च होने के सिर्फ कुछ मिनटों के बाद ही रशियन आर्मी ने अपने प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन के हाथ में न्यूक्लियर फुटबॉल थमा दी ताकि अमेरिका पर सही समय पर हमला किया जा सके। प्रेसिडेंट बोरिस को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना था और उनके पास केवल कुछ ही मिनटों का समय था। अगर अमेरिका सच में रसिया पर हमला कर रहा था तो सिर्फ कुछ ही मिनटों में उनके आर्मी बेसेज और शहर तबाह होने वाले थे। अगर प्रेसिडेंट बोरिस सही वक्त पर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं तो इस तबाही को कम किया जा सकता था। आर्मी जनरल्स और प्रेसिडेंट बोरिस के बीच घमासान बहस हुई। बोरिस और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते थे। मिलिट्री उन्हें साफ तरीके से कह रही थी कि उन्हें अभी के अभी मिसाइल्स छोड़ने होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट बोरिस को समझ नहीं आ रहा था कि जब अमेरिका के साथ रिलेशन इतने अच्छे चल रहे हैं
तो अचानक वो न्यूक्लियर बॉम्ब उन पर क्यों छोड़ेगा। उन्होंने अपना फैसला ले लिया और आर्मी से कह दिया कि रसिया कुछ भी नहीं करेगा। कुछ मिनटों के लिए मिलिट्री के सभी लोगों की सांसें रुक गई थी। वो जल्द से जल्द किसी नई इंफॉर्मेशन का इंतजार करने लगे। कुछ समय में साफ हो गया कि अमेरिका ने रसिया पर हमला नहीं किया था। जब रसिया ने मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को मापा तो उन्हें पता चला कि रॉकेट नॉर्वे से निकला था, जहां से अमेरिका कभी भी अपनी मिसाइल नहीं छोड़ेगा। इतने ज्यादा प्रेशर में होने के बाद भी रसिया के प्रेसिडेंट ने सही फैसला लिया, नहीं तो साल 1995 में ही इंसानों की प्रजाति विलुप्त हो गई होती। दोस्तों, ये तो इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनमें ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। आज भी खतरे की तलवार पूरी इंसानियत पर लटक रही है और इंसानियत पर वो खतरे की तलवार है एटम बॉम्ब्स। बहुत से लोग जो एटम बॉम्ब को बना रहे थे, उनका मानना था कि इस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से धरती के वातावरण में एक थर्मोन्यूक्लियर परिवर्तन देखा जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं लगा था कि ये बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जिस दिन पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट का टेस्ट किया गया था, उस दिन प्रोफेसर जेम्स कोनेंट इस ब्लास्ट से इतने ज्यादा चौंक गए थे कि उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया का अंत देख रहे हैं। उन्हें सच में लग रहा था कि उनकी कैलकुलेशंस में कुछ तो गलती हो गई है। किस्मत से उस दिन ह्यूमैनिटी का अंत नहीं हुआ था, लेकिन इस टेस्ट ने उल्टा पूरी दुनिया के देशों में न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की दौड़ शुरू कर दी। आज के समय में दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराया जा सके। अब आगे चलकर क्या हमारे हथियार ही हमारी विलुप्ति का कारण बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारे ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।